Hey 12th class political science students, welcome back to our channel. Today we are going to sum up the whole chapter, or you can say it is going to be the last part of the chapter Challenges of Nation Building. Till now, we are able to get a lot of things. We are able to understand the major problems and challenges in front of independent India. We are also able to understand that how did we try to solve it, which kind of policies, which kind of methods we have adopted for the solution of all those issues and problems. Along with that, we have also discussed the reorganization of the states, how we were able to do it. So now, after the reorganization, in last video, we have understood the concept of, you can say, the demand of states on the basis of language we have discussed. And we have discussed that Andhra was the first state to be formed on linguistic basis. So now, after that, after the reorganization of the state, here it is the map of India. India after reorganization administrative map 1961. मतलब इंडिया 1961 में आपको कुछ कुछ ऐसा दिखता था. जब हमने रीऑर्गेनाइज किया किस बेस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे, तो उसके बाद हमारा मैप ऐसा था, राइट? जैसे यहाँ आपको हरियाणा नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको कहीं नागालैंड और ये जैसे चीज देखने को नहीं मिल रही है, मेघालय देखने को नहीं मिल रहा है ना? तो अब आपको कुछ ऐसे ऐसे स्टेट्स, मिजोरम भी नहीं दिख रहा है कहीं. तो अब देखो ये क्या होगा, यहाँ पे महाराष्ट्र तो कर्नाटका और ये सारी चीजें नहीं दिख रही है आपको, है ना? तो अब देखो ये स्टेट हम लोगों ने रीऑर्गेनाइज तो कर लिए. सो नाउ ऑन द बिहाफ ऑफ दिस मैप सम क्वेश्चंस आर गिवन बिलो. अभी देखो क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहे हैं, नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच द फॉलोइंग स्टेट्स वर कार्ड आउट. अब देखो आपको गुजरात फाइंड आउट करना है. जब आप पहले वाला मैप देखते हो, कौन से वाला मैप, जब आप मैप ये वाला देखते हो, हियर वी वर हैविंग द मैप, ये रहा, ये वाला जब आप मैप देखते हो, है ना? तो अब यहां से आपसे पूछा गया है कि हम लोगों ने जो स्टेट्स हैं वो कहां से कहीं ना कहीं अराइज किए हैं, जो हमारे आज के जो प्रेजेंट टाइम में जो स्टेट्स हैं, फ्रॉम वेयर वी आर एबल टू गेट दीज स्टेट्स. सो नाउ गुजरात पूछा गया है. सो गुजरात बेसिकली इट वाज द पार्ट ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी, ये बॉम्बे एरिया का पार्ट था. Haryana, you all must be aware that Haryana was the part of Punjab till 1966. Meghalaya पूछा गया है because I give you example recently. Meghalaya is not visible in the map of the country. So Meghalaya was taken out from which state? Assam state. And Chhattisgarh was not an independent state, but after the partition of MP on linguistic basis, you can say, we are able to get Chhattisgarh as the state of India. So this was the origin of basically these four states. अब second question पूछा गया है, name two states that were affected by the partition of the country. अब देखो, अब आप अगर यहाँ आते हो वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे आपका ईस्ट पाकिस्तान बन गया, राइट? In the first class only we have discussed the story of partition of the country. और हमने क्या पढ़ा था कि जो मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्री थी, मुस्लिम पॉपुलेशन थी, वो या तो इस वाले रीजन में थी आपकी, या फिर ये जो वेस्ट पाकिस्तान आपको दिख रहा है यहाँ थी. तो जब पाकिस्तान की फॉर्मेशन हुई थी, दैट वाज इन द टू पार्ट्स. दिस पार्ट वाज कॉल्ड वेस्ट पाकिस्तान एंड दिस पार्ट वाज कॉल्ड ईस्ट पाकिस्तान. तो अब इस पार्टीशन से जो सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ था वो एरिया, या तो वो कौन सा एरिया था, वेस्ट बंगाल वाला एरिया था, या फिर आपका पंजाब वाला एरिया था, क्योंकि ये दोनों एरियाज बिल्कुल बाउंड्री के क्लोज थे. बिकॉज ऑफ पार्टीशन दीज टू स्टेट्स वर अफेक्टेड द मोस्ट, राइट? सो नाउ थर्ड क्वेश्चन इट इज आस्क्ड फ्रॉम यू. थर्ड, नेम टू स्टेट्स टुडे दैट वर वंस अ यूनियन टेरिटरी. अब आपसे पूछा गया है ऐसे स्टेट्स आपको बताने हैं जो पहले कभी यूनियन टेरिटरी थे बट बाद में वो एक फुल फ्लैट स्टेट बन गए. तो वो आपके एग्जांपल्स हो सकते हैं गोवा, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड मिजोरम. क्योंकि देखो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि त्रिपुरा को आपको जो त्रिपुरा, ये जो आप त्रिपुरा देख रहे हो, दिस वाज द यूनियन टेरिटरी, लेकिन आज के टाइम पे ये एक फुल फ्लैट स्टेट है.
गोवा एक यूनियन टेरिटरी था बट आज के टाइम पे फुल फ्लेज स्टेट। मिजोरम, मिजोरम वाज आल्सो अ यूनियन टेरिटरी बट आज आप उसको एक स्टेट कंसीडर करते हो, राइट। अलॉन्ग विद दैट हिमाचल प्रदेश वाज आल्सो अ यूनियन टेरिटरी बट बाद में हमने इसको स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। So these are the examples of union territory which later became a state of India. So these were the questions which were asked from you on the behalf of this particular map of India. Right? Now, if we are able to see this picture, struggle for survival basically. अब देखो ये क्या किया हम लोगों ने, ये क्या शो कर रहा है, देखो महा गुजरात, विशाल आंध्रा, संयुक्त कर्नाटका, उसके बाद बृहन महाराष्ट्र, ये क्या शो कर रहा है, दिस इज शोइंग कि हमारी कंट्री में अब बहुत सारी डिमांड उठ रही थी। डिमांड किसके लिए उठ रही थी, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा कि आंध्रा बना दिया हम लोगों ने, क्योंकि पोती श्री रामलू थे उनकी डेथ हो गई थी। उसी उसी फ्रीडम, उसी इंडिपेंडेंट स्टेट की डिमांड करते हुए कि एक आंध्र एक्सेप्टेड स्टेट होना चाहिए। तो जैसे एक की डिमांड एक्सेप्ट हो गई तो अब सारे लोगों को क्या लगा कि कहीं ना कहीं हमारी डिमांड भी फुलफिल हो जाएंगी, और इसीलिए पूरी की पूरी कंट्री में कहीं ना कहीं डिमांड राइज होना शुरू हो गई। जैसे आंध्रा में लेके विशाल, अब विशाल आंध्रा की डिमांड शुरू हो गई, महागुजरात की डिमांड शुरू हो गई, संयुक्त कर्नाटका की डिमांड शुरू हो गई, बृहद महाराष्ट्र की डिमांड शुरू हो गई। तो इट मीन्स क्या था, अब आपको ये डिमांड्स हर जगह देखने को मिल रही थी। एंड दिस वाज शोइंग द कंटेम्परेरी इंप्रेशन ऑफ द डिमांड्स फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट्स। और कहीं ना कहीं जो हमारे दिमाग में एक छोटा सा फियर था ना कि अगर हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया, दैट इट विल गिव अ चांस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल टू रिप्रेजेंट देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर लैंग्वेज ओनली, राइट। अब उसके बाद फिर क्या हुआ, द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा spurred the struggle for making of other states on linguistic lines in other parts of the country. This struggle forced the central government into appointing a new reorganization commission in 1953. अब हमने क्या किया कि अब हमने इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए एक सोल्यूशन फाइंड आउट किया, एंड व्हाट वाज दैट सोल्यूशन कि हम एक कमीशन ही बना देंगे, और उस कमीशन का नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, एंड कीप द ईयर इन योर माइंड, दैट इज 1953, टू लुक इनटू द क्वेश्चन ऑफ द रीड्रॉइंग ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट। और उसका काम क्या था, देखो रीऑर्गेनाइज करना, दोबारा से ऑर्गेनाइज करने आपके स्टेट। तो क्या काम करेगा कि आपकी बाउंड्रीज को दोबारा से डिफाइन करेगा। The commission in its report accepted that the boundaries of the state should reflect the boundaries of different languages. और कमीशन ने इसने अपनी जो यू कैन से रिपोर्ट्स प्रेजेंट की, उसमें क्या बताया, इसमें बताया कि जो हमारी बाउंड्रीज होनी चाहिए ना, वो एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज को रिफ्लेक्ट करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज को। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिपोर्ट द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज पास्ड। और जब पहले कमीशन बना इन 1953, और उसी कमीशन की रिपोर्ट पे हम लोगों ने एक एक्ट पास किया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, दैट वाज पास्ड इन 1956। कीप दीज 2 years in your mind, it can be asked in MCQ form. This led to the creation of 14 states and 6 union territories. और इसके बाद हम लोगों ने क्या बना दिया, जब ये 1956 में हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ, इसके बाद हमारे 14 स्टेट्स बन गए और 6 यूनियन टेरिटरी बन गए। आई थिंक टिल नाउ इट इज क्लियर टू यू कि हमारी सिचुएशन कैसी थी। आंध्रा में डिमांड उठी, लीडर की डेथ हुई, उसके बाद आंध्रा को हमने एक्सेप्ट कर लिया एज अ सेपरेट स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स लैंग्वेज, एंड पोती श्री रामलू दैट वाज द लीडर। हियर इट इज गिवन, राइट, द पिक्चर ऑफ पोती श्री रामलू। अलॉन्ग विद दैट फिर अब क्या हुआ, जैसे ही आंध्रा की डिमांड एक्सेप्ट हुई, अब रीजनल डिमांड्स अराइज होना शुरू हो गई, हर एक स्टेट में अलग अलग डिमांड अराइज होना शुरू हो गई। सो उसके बाद क्या होना शुरू हुआ, उसके बाद हम लोगों ने एक ऐसा सबसे पहले कमीशन बनाया जिसका काम था स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना, एंड दैट वाज फॉर्म्ड इन 1953। जब इसने अपनी रिपोर्ट प्रेजेंट की, सो व्हाट वी डिड, वी यू कैन से वी पास्ड अ लॉ रिगार्डिंग दैट, act regarding that, and that act is known with the name of State Reorganization Act 1956. And on the recommendation of this act, there were 14 states and 6 union territory in India, right? अब देखो, अब ये जो लीडर है पोती श्री रामलू, what was he, who was he? गांधीयन वर्कर
left government job to participate in salt satyagrah, also participated in individual satyagrah, went on a fast in 1946 demanding that temples in Madras province be open to Dalits. देखो इनके कंट्रीब्यूशन, क्योंकि 2 मार्क्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि राइट डाउन द वर्क्स व्हिच वर डन बाय द पोटी श्री रामलू। तो एक तो आपको याद रखना उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था दैट वाज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आंध्र प्रदेश एज अ सेपरेट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। अलॉन्ग विद दैट उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिमांड रखी थी 1946 में कि जो टेम्पल्स हैं वो सभी के लिए ओपन हो जाने चाहिए, दलित्स के लिए भी ओपन होने चाहिए, है ना। उसके अलावा उन्होंने जब आंध्रा की डिमांड रखी तो उसकी वजह से वो क्या हुए, फास्ट पे चले गए, अंडर टू का फास्ट अनटू डेथ। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 52 डेज की फास्ट के बाद उनकी डेथ हो गई थी, है ना। और इसके बाद 19 अक्टूबर 1952 डिमांडिंग सेपरेट स्टेट ऑफ आंध्रा, डाइड ड्यूरिंग फास्ट ऑन 15 दिसंबर 1952। इतने टाइम स्ट्रगल करने के बाद उनकी डेथ हो गई, राइट। सो नाउ अब एक क्वेश्चन है, नाउ isn't it this very interesting? Nehru and other leaders were very popular and yet the people did not hesitate to agitate for linguistic state against the wishes of the leaders. अब क्वेश्चन क्या है कि क्या ये चीज इंटरेस्टिंग नहीं है कि हमारे जो लीडर्स थे लाइक नेहरू और ऐसे ही और लीडर जो थे जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल, दे वर ऑलरेडी वेरी पॉपुलर, बट क्वेश्चन ये कि क्या उन लोगों ने नहीं सोचा जब वो डिमांड कर रहे थे, उनको ऐसा हेजिटेट नहीं हुआ कि इतने पॉपुलर लीडर्स के अगेंस्ट आप कैसे डिमांड रख रहे हो लिंग्विस्टिक बेसिस के, है ना। बिकॉज वी हैव सीन, यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस क्लास ऑल्सो, इन 11th क्लास ऑल्सो, कि क्योंकि इन लोगों में इतना ट्रस्ट था इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनडायरेक्टली इलेक्टेड थी। बट नाउ वी आर कीपिंग द डिमांड्स इन फ्रंट ऑफ दीज पीपल ओनली इन whom we were having complete faith and trust, है ना। तो क्वेश्चन ये पूछ रहे क्या लोगों को हेजिटेशन नहीं हुई ऐसे क्वेश्चन पूछते टाइम पे या फिर ऐसे डिमांड रखते टाइम पे। अब यहाँ पे देखो ये कार्टून्स फिर से क्रिटिसिज्म और ये सारी चीजें शो कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, क्विक्स द जर्नी बैक आस्क्ड इफ द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन कुड कंटेन अ जर्नी ऑफ लिंग्विज्म, यानी कि क्या बेसिकली जो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन है वो क्या कर सकता है, लिंग्विज्म की पॉलिसी को ही फॉलो करता है, कर सकता है, यही सारी चीजें। और फाइनली वी एक्सेप्टेड इट। अब देखो दिस इज द रिपोर्ट ऑफ द स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1955. Now what happened after the demand of the state reorganization commission? One of the most important concern in the early years was that demands for separate states would endanger the unity of the country. और हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे लीडर्स सेपरेट स्टेट क्यों नहीं बनाना चाहते थे लिंग्विस्टिक बेसिस पे, बिकॉज देयर वाज अ फियर इन देयर माइंड कि अगर हम लोगों ने सेपरेट स्टेट बनाने की कोशिश की तो ये हमारी कंट्री की यूनिटी को एंडेंजर कर देगी, है ना, मतलब कहीं ना कहीं खतरे में डाल देगी। इट वॉज फेल्ट दैट लिंग्विस्टिक स्टेट्स में फॉस्टर सेपरेशन एंड क्रिएट प्रेशर्स ऑन द न्यूली फाउंडेड नेशन। और ये सिर्फ क्या करेगा, सेपरेटिज्म को एक तो फॉलो करेगा और हमारी गवर्नमेंट के ऊपर जो अभी अभी इलेक्ट होके आई है उसके ऊपर क्या करेगा, प्रेशर जनरेट कर देगा, है ना। लेकिन फिर भी क्या हुआ, बट द लीडरशिप अंडर पॉपुलर प्रेशर फाइनली मेड अ चॉइस इन फेवर ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। बट इन सारी चीजों को ओवरकम करके फाइनली क्या किया हम लोगों ने, वी एक्सेप्टेड दैट यस द बेस ऑफ द स्टेट्स, द बेस फॉर द स्टेट शुड बी लैंग्वेज। इट वॉज होप दैट if we accept the reason and regional and linguistic claims of all regions, the threat to division and separatism would be reduced. अब देखो क्या हुआ कि हमने ऐसा होप किया था कि अगर हम लोगों की रीजनल बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे डिमांड एक्सेप्ट कर लेंगे तो जो डिवीजन और सेपरेटिज्म वाली थ्रेट है ना वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को लगेगा दैट यस गवर्नमेंट इज लिसनिंग टू अस, गवर्नमेंट इज वर्किंग ऑन आवर डिमांड्स एंड एस्पिरेशंस, है ना। Besides the accommodation of regional demands and the formation of linguistic states were also seen as more democratic. और क्या लगा कि अगर गवर्नमेंट इन डिमांड्स को एक्सेप्ट कर रही है तो इट मींस गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिक बिकॉज द गवर्नमेंट इज एक्सेप्टिंग द आइडियाज ऑफ द पीपल, है ना। सो नाउ इट इज मोर देन 50 years since the formation of the linguistic states, we can say that the linguistic states and the movements for the formation of these states changed the nature of democratic politics and leadership in some basic ways.
बट अब हम ये बोल सकते हैं कि कुछ चेंजेस हुए हैं लिंग्विस्टिक बेसिस पे, राइट? द पाथ टू पॉलिटिक्स एंड पावर वाज नाउ ओपन टू पीपल अदर देन द स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलिट, है ना? पहले क्या हो रहा था, देखो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या निकला, ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करके रखा था हमें बहुत टाइम तक, ब्रिटिशर्स चले गए, लेकिन जब तक हमने लिंग्विस्टिक बेसिस पे लोगों को रिप्रेजेंटेशन देना शुरू नहीं किया, तो कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की जो पॉलिटिकल पोजीशन थी उस पे होल्ड था ऐसे लोगों का जो इंग्लिश स्पीकिंग अच्छे से कर पा रहे थे, इंग्लिश को अच्छे से बोल पा रहे थे। बट नाउ इफ वी आर हैविंग रिप्रेजेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, नाउ देयर वर अ लॉट ऑफ लीडर्स, है ना? नाउ इट वाज द वे टू रिप्रेजेंट आवरसेल्फ। Linguistic reorganization also gave some uniform basis to the drawing of state boundaries. और इसने क्या किया कि अब एक ऐसी आपको बेस प्रोवाइड करवा दिया लैंग्वेज ने कि आप इस बेस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, राइट? इफ इट डिड नॉट लेट to disintegration of the country as many had feared earlier, on the contrary it strengthened national unity. और जैसा हमारे लोगों के, हमारे जो नेशन के लीडर्स थे, उनके माइंड में फियर था कि अगर आपने लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स की फॉर्मेशन शुरू कर दी तो एक कंट्री में डिसइंटीग्रेशन को कहीं ना कहीं बर्थ देगी। बट इन द ऑपोजिट ऑफ दैट थिंग इसने क्या किया, हमारी कंट्री की यूनिटी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाई। अब देखो इन विच मैनर, आज हम लोग बड़े प्राउड के साथ फील करते हैं ना दैट अब इंडिया इज हैविंग यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी। अगर इतनी सारी लैंग्वेज ना हो तो इतने सारे कल्चर भी आपको नहीं मिलेंगे कहीं ना कहीं, है ना? क्योंकि हर एक लैंग्वेज पे जैसे ही लैंग्वेज का डिफरेंस हो जाता है, कल्चर भी डिफरेंट होना शुरू हो जाता है। सो कहीं ना कहीं इसने क्या किया, जैसे जैसे आप लोगों ने लैंग्वेज के बेसिस पे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, जैसे जैसे हमने एक्सेप्ट किया दैट यस द बेस फॉर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन शुड बी लैंग्वेज, तो अब क्या हुआ, इसकी वजह से अब हर एक ग्रुप के पीपल ने सोचना शुरू कर दिया कि हमारा भी पार्टिसिपेशन है, हमारा भी रिप्रेजेंटेशन है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इट हैज स्ट्रेंथन नेशनल यूनिटी। अब देखो आप नॉर्थ से साउथ तक, कश्मीर टू कन्याकुमारी आप जाते हो, देयर इज अ फीलिंग दैट वी ऑल आर इंडियन डिस्पाइट ऑफ ऑल द लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस। हम फील करते कि हम एक हैं, है ना? और अगर हम लोगों ने अगर उनकी लिंग्विस्टिक डिमांड्स को कहीं ना कहीं रिप्रेस कर दिया होता तो क्या होता, डिमांड्स उठ रही होती कि अब क्योंकि ये लोग हमारी लैंग्वेज को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहे हैं तो हमें अलग से इंडिया से इंडिपेंडेंट होना है ना? तो जो हमारी इंडिया नाम का जो एक हम लोगों ने इतने प्यार से एक ज्वेलरी बनाई हुई है, एक गार्लैंड बनाई हुई है, उसमें जो पर्ल्स लगे, जो मोती लगे हैं, दे आर द स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। तो अगर हमने उनको रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया होता प्रॉपर तरीके से तो कहीं ना कहीं हमारी जो गार्लैंड थी दैट वुड हैव बीन ब्रोकन और वो इतने प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाती। सो वी कैन से दैट because of language, because of the linguistic base of the state, we are able to work as the united India, right? Above all, the linguistic state underlined the acceptance of all the principles of diversity, है ना? मतलब आपने क्या शो कर दिया कि आप लिंग्विस्टिक बेसिस पे डाइवर्सिटी को एक्सप्रेस करते हो, साथ ही साथ आप उनको एक्सेप्ट भी करते हो और उनको रिस्पेक्ट भी देते हो। When we say that India adopted democracy, अब देखो एक्चुअल में इंडियन डेमोक्रेसी, जब आप सिंपल टर्म्स में डेमोक्रेसी बोलते हो, so what do we say? Democracy is a form of government in which rulers are elected by the people, है ना? But this is the narrow definition of democracy. The context of Indian democracy is very large from this small statement. और हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग एक्चुअल में डेमोक्रेसी क्या है? It doesn't simply mean that India embraced a democratic constitution. इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं इंडियन सिटीजन का कंट्रीब्यूशन था, सिर्फ इतना नहीं है इसका मतलब। Nor does it merely mean that India adopted the format of election. ये भी मतलब नहीं है कि हमने इलेक्शन का फॉर्मेट अडॉप्ट कर लिया तो इसलिए हम एक डेमोक्रेसी है ना? द चॉइस वॉज लार्जर देन दैट। एक्चुअल में हमारा मीनिंग इससे कहीं ना कहीं ज्यादा ब्रॉड था, और वो क्या था? इट वॉज अ चॉइस इन फेवर ऑफ रीऑर्गेनाइजिंग एंड एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंसेस विच कुड एट टाइम बी अपोजिशनल। एक्चुअल में डेमोक्रेसी का मतलब क्या था कि आप उन सभी डिफरेंसेस के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट कर रहे हो अपने रीऑर्गेनाइजेशन में जो एक दूसरे के कभी ना कभी ऑपोजिट थी और एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हो सकती थी,
अगर आपने उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया होता। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू इंडियन डेमोक्रेसी इज द एक्सेप्टिंग द एग्जिस्टेंस ऑफ द डिफरेंसेस, and in that manner we are able to satisfy all the people of the country whether they are following any of the language। तो इंडियन जो डेमोक्रेसी है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ब्रॉड एस्पेक्ट आपको प्रेजेंट करती है। डेमोक्रेसी इन अदर वर्ड वाज एसोसिएटेड विद plurality of ideas and ways of life. Much of this politics in this later period was to take place within this framework। और हमारी कंट्री में क्या है, कहीं ना कहीं हम प्लूरैलिटी को फॉलो करते हैं, जहां आइडियाज में क्या होता है, प्लूरैलिटी होती है। सिर्फ एक पर्सन के आइडियाज को हम दूसरे के ऊपर इंपोज नहीं कर देते हैं। हमारे यहाँ वे ऑफ लाइफ डिफरेंट डिफरेंट है, हमारी लैंग्वेज बहुत ज्यादा डिफरेंट है, कल्चर बहुत ज्यादा डिफरेंट है ना। तो इस और यही कहीं ना कहीं फ्रेमवर्क में बाद के टाइम पे भी रिप्रेजेंट होते हैं इंडियन पॉलिटिक्स में। बट उसके बाद भी जो हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने स्टेट रीऑर्गेनाइज कर दिए, बट जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का सिलसिला था वो कहीं ना कहीं वही खत्म नहीं हो गया। बट टिल नाउ वी आर एबल टू सी द रिजल्ट्स, है ना। अब देखो कैसे, फास्ट फॉरवर्ड क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। अब नए नए स्टेट्स कैसे बने। The acceptance of the principle of linguistic state did not mean, however, that all states immediately become linguistic states। हमने 14 states बनाए, है ना, on the recommendation of स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। उसके बाद इसका मतलब ये नहीं था कि हम लोगों ने इमीडिएटली स्टेट्स को एक्सेप्ट कर लिया लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बेसिस पे, बल्कि हमने क्या किया, देयर वाज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ बाइलिंगुअल। कैसे, बॉम्बे स्टेट वाज कंसिस्टिंग ऑफ गुजराती एंड मराठी स्पीकिंग पीपल। मतलब बाइलिंगुअल्स भी हम लोगों ने क्या एक्सेप्ट किया कि अगर बॉम्बे हमारा स्टेट था तो उसमें दो लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे, गुजराती और मराठी। बट फिर प्रॉब्लम आनी थी। उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर अ पॉपुलर एजिटेशन द स्टेट्स ऑफ महाराष्ट्र एंड गुजरात वर क्रिएटेड। इसलिए हमने क्या किया, जो मराठी बोल रहे थे उनको सेपरेट कर दिया इन महाराष्ट्र, और जो गुजराती लैंग्वेज बोल रहे थे, फॉर दोज पीपल वी फ्रेम्ड द न्यू स्टेट दैट वाज गुजरात इन 1960। आफ्टर दैट इन पंजाब देयर वाज आल्सो द सेम सिचुएशन। देयर वर टू टाइप ऑफ पीपल, है ना। सम पीपल वर स्पीकिंग हिंदी एंड सम वर स्पीकिंग पंजाबी। So what we have done, we have also tried to make two states to separate that state in which people were living, in which people were speaking Hindi। तो जो लोग हिंदी बोल रहे थे उसके बाद हमने क्या कर दिया, 1966 में इनका अलग से स्टेट बना दिया जिसको नाम दे दिया गया हरियाणा, राइट। उसके बाद another major reorganization of state took place in northeast in 1972। उसके बाद हमने क्या किया, मेघालय वाज कार्व्ड आउट ऑफ आसाम। मैंने आप लोगों को दिखाया था ना मैप में कि आपको मेघालय नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा था, क्योंकि 1972 से पहले मेघालय था ही नहीं, इट वाज द पार्ट ऑफ आसाम ओनली। तो 1972 में हमने क्या किया, आसाम से निकाल के मेघालय बना दिया। एंड आफ्टर दैट मणिपुर एंड त्रिपुरा टू emerged एज सेपरेट स्टेट इन द सेम ईयर। और उसके बाद हमने क्या किया, मणिपुर और त्रिपुरा भी दो स्टेट बना दिए। The states of Mizoram and Arunachal Pradesh came into being in 1987। और उसके बाद फिर क्या हुआ कि अरुणाचल और मिजोरम भी बन गए। मतलब जो आप लोगों ने देखो ये वाली टेरिटरी आप लोगों ने, लेट मी शो यू द मैप ऑफ आवर कंट्री अगेन। यहां से, अब यहां से हम लोगों को क्या करना था, ये वाली जो टेरिटरीज थी और कहीं ना कहीं जो ये वाला पार्ट था हमारी कंट्री का, ये सारे पार्ट, है ना, इससे हमें क्या करना था, अब डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बनाने थे। तो यही हमने ब्रेक डाउन करके सेपरेट सेपरेट स्टेट बना दिए। यहीं से हम लोगों ने अरुणाचल भी बना दिया, मिजोरम भी बना दिया इन 1987। नागालैंड हैड बिकम अ स्टेट मच अर्लियर इन 1963। हालांकि नागालैंड ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में आ गया था इन 1963। उसके बाद लैंग्वेज डिड नॉट हाउएवर रिमेन द सोल बेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। इन लेटर ईयर सब रीजन रेज डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ अ सेपरेट रीजनल कल्चर और कंप्लेन्स ऑफ रीजनल इम्बैलेंस इन डेवलपमेंट। अब सिर्फ लैंग्वेज एक हर्डल नहीं है ना। हो सकता है आप लैंग्वेज एक जैसी बोलते हो, बट इवन देन योर कल्चर कैन बी स्लाइटली डिफरेंट। अब देखो जैसे राजस्थान इतना बड़ा स्टेट है, तो राजस्थान में हो सकता है उसके जो वेस्टर्न फ्रंटियर है वहां पे कोई और कल्चर हो सकता है, ईस्ट वाले में कुछ और हो सकता है। तो इसीलिए जब लोगों को लगा कि उनके रीजनल कल्चर, उनके जो कहीं ना कहीं जो रीजनल डिमांड्स हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट है,
तो अब क्या हुआ, इसके लिए सब रीजन्स में भी जो एक स्टेट था उसके अंदर भी अब डिमांड उठने लगी कि अलग अलग स्टेट बना दिए जाए। और उसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद 3 सच स्टेट्स छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड वर क्रिएटेड इन 2000। इसलिए हमने क्या किया, ये स्टेट बना दिए। छत्तीसगढ़, है ना, जैसे हमने बिहार से छत्तीसगढ़ को सेपरेट कर दिया, राइट। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से हम लोगों ने निकाल दिया, झारखंड भी कहीं ना पहले बिहार का पार्ट था। तो हमने क्या बना दिया, स्टेट्स बना दिए अलग अलग। उसके बाद तेलंगाना वॉज emerged एज अ न्यू स्टेट ऑन जून 2 2014। और फिर तेलंगाना जब हमारा बना था तो हमने 29 स्टेट्स बना दिए थे। बट फिर क्या किया हमने 2019 में, हमने क्या किया, जम्मू कश्मीर को ब्रेक डाउन कर दिया 2 यूनियन टेरिटरीज में। सो अगेन वी आर हैविंग 28 स्टेट्स। और ये जो स्टोरी है रीऑर्गेनाइज करने की, ये आज तक एंड नहीं हुई है। आज भी हमारी कंट्री में बहुत सारी डिमांड ऐसे उठ रही हैं दैट देयर शुड बी रीऑर्गेनाइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ सम स्मॉल रीजंस and the people are demanding. And examples for such kind of demands are Vidarbha in Maharashtra, Harit Pradesh in western region of Uttar Pradesh and west and northern region of West Bengal. अब ये छोटे छोटे पार्ट्स क्या कर रहे हैं, अब ये छोटे छोटे पार्ट्स डिमांड कर रहे हैं दैट देयर शुड बी अ सेपरेट स्टेट फॉर देम. It means जो linguistic, although we all are united and it has worked as the unity of the country, but even then we are able to see that there are a lot of demands in the country for the reorganization of state on separate culture, on separate reason, right? I think till now everything it is clear to you. Chapter is over. The question is asked from you. The US has 1/4 population as comparison of India, but it has 50 states. So why can't India have more than 100 states? तो क्वेश्चन है कि क्या इंडिया के पास 100 से ज्यादा स्टेट्स होने चाहिए? अब देखो, अगर इतने ज्यादा स्टेट्स आप बनाते हो तो कहीं ना कहीं वो नेशन यूनिटी और जो इंटीग्रिटी होती है कहीं ना कहीं उसको हार्म कर देते हैं, क्योंकि तब हर कोई क्या करेगा, हर कोई अपने लिए सब, हर कोई खुद को एक बोलते हैं ना रीजनलिज्म, कि आप फिर क्या करोगे, कहीं ना कहीं खुद को उस पर्टिकुलर एरिया से ही कनेक्ट कर पाओगे। और वो जो रीजनलिज्म की स्ट्रॉन्ग फीलिंग है दैट विल क्रिएट अ हर्डल इन द पाथ ऑफ द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म, क्योंकि जब आप रीजन के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो जाते हो तो नेशन के सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। इसीलिए अगर हम 100 से ज्यादा स्टेट्स बना देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, और जो हमारा यूनाइटेड इंडिया है उसको कहीं ना कहीं इसकी वजह से थ्रेट फेस करना पड़ सकता है। Although we have done those kind of provisions that every group of people is having their representation in the country, है ना, and we are able to understand the situation also of the country, and on the behalf of the demands we are also trying to do some kind of changes in the boundaries of the states. But if we are creating in the separation of the states in this large strength, so it will create a problem in the unity of the country and it will strong the feeling of regionalism only, है ना, अक्षेत्रवाद जिसको बोलते हैं। फिर आप नेशन की बजाय अपने रीजन से ज्यादा अफेक्टेड रहोगे, और इसकी वजह से जो हम बोलते हैं यूनिटी अमंग डाइवर्सिटी, कहीं ना कहीं वो हमारी कंट्री की डेंजर में पड़ जाएगी। So I hope whole of the chapter is clear to all of you. You are able to understand the major problems, major challenges in front of the country at the time of the independence. You are also able to understand the cause of the partition. You have also understood the consequences of partition. Along with that, how did we tackle the problem after partition? And how we are able to get the united India which we are looking today, है ना। ये आज का इंडिया आपको इतनी इजीली नहीं मिला है, उसके लिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, हमारे नेशनल लीडर्स को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा है, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वी आर एबल टू स्टे इन यूनाइटेड इंडिया। I hope whole of the chapter is clear to all of you, but till now if you are having any kind of doubts, queries, you can ask your questions in the comment section. We will meet in the next video with the new chapter. Till then, keep studying, keep learning and stay connected. Thank you. Thanks a lot.